हाँ जी, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम का। हमने ये देख लिया था कि कोई भी पर्सन, उसका स्टेटस OR, NOR या NR कैसे हो सकता है, या रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट कैसे हो सकता है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं टैक्सेबिलिटी की कि भाई OR, NOR, NR जानना तो सीख लिया, अब ये सीख कर करेंगे क्या, इसका यूज क्या है। इसका यूज है टैक्सेबिलिटी के कंसेप्ट पर। फिर टैक्स कौन सी इनकम पर लगेगा। पहले अगर हम OR की बात करें, अगर हम ऑर्डिनरी रेजिडेंट की बात करें, तो सीधा सा कंसेप्ट है OR इज टैक्सेबल, OR is taxable on his global receipts, global income, taxable on global income। समझ गए? ग्लोबल मतलब पूरे वर्ल्ड में जहां मर्जी इनकम कमा ले। ऑर्डिनरी रेजिडेंट पूरे वर्ल्ड में जहां मर्जी से इनकम कमाए, उसे इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। इंडियन इनकम टैक्स एक्ट यही कहता है। समझ गए? पूरे वर्ल्ड में जहां मर्जी इनकम कमाओ, आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। मैं आपको एडवांस में चीज बता दूं भाई, आपके दिमाग में बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आएंगे कि जी आप कह रहे हो पूरे वर्ल्ड में जहां मर्जी इनकम कमा ले। अब सपोज करो कि हम OR हैं और हम विदेश से कुछ कमाई कर कर लेकर आए, तो इंडिया में आप हमसे टैक्स भरवा रहे हो। विदेशी जो गवर्नमेंट है वो बोलेगी हमारे यहाँ टैक्स, आपने हमारे यहाँ इनकम कमाई है तो हमें भी टैक्स दो, हमें तो बहुत टैक्स पे करना पड़ जाएगा। मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं, दरअसल क्या है, हमारे कंट्री के बहुत सारे कंट्रीज के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, DTAA, DTAA कह दो, ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट पूरा नाम ले लो। हमारे देश के लगभग हर कंट्री के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट हुए हैं। गेटिंग? और उन एग्रीमेंट्स में साफ साफ ये लिखा गया है कि एक व्यक्ति को अपनी सभी इनकम पर क्या है, टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती। हो सकता है विदेश में अगर इनकम अर्न की तो कुछ टैक्स वहां देना पड़ जाए, कुछ टैक्स यहां देना पड़ जाए, या सारा वहां देना पड़ जाए यहां बिल्कुल ना देना पड़े, या सारा यहां देना पड़ जाए वहां ना देना पड़े। इस तरह की एडजस्टमेंट जरूर होगी। वो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट हमें बताते हैं, DTAA हमें क्लियर करते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई दिमाग में क्वेश्चन आए तो उसे प्लीज साइड कर देना, बिकॉज आप पहले नॉर्मल कंसेप्ट पढ़ लो, आपको लगेगा कि हाँ यहां टैक्स देना ही देना है, फिर आप DTAA पढ़ना उस कंट्री स्पेसिफिक, जो हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं है। जिस कंट्री के लिए है, हर कंट्री का अलग अलग रूल होता है, अलग अलग कंसेप्ट होता है, अलग अलग एग्रीमेंट है। ठीक है, हमें केवल इंडिया के एंगल से पढ़ना है। तो रूल तो ये कहता है कि भाई पूरे वर्ल्ड में जहां मर्जी कमाओ, अगर OR हो तो भारत में टैक्स देना पड़ेगा। OR इज टैक्स्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज ग्लोबल इनकम। ठीक है जी। और फिर मैं अगर बात करूं NOR की, NOR इज टैक्स्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडियन इनकम। भारत में जो उसकी इनकम है उसके ऊपर उसे टैक्स देना है, मतलब केवल भारत वाली इनकम, फॉरेन की इनकम पर टैक्स नहीं देना, लेकिन प्लस फॉरेन इनकम विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। फॉरेन की वो इनकम जो इंडिया से कंट्रोल हो रही है। दो तरीके की इनकम, रिपीट कर रहा हूं, अगर NOR है भारतीय इनकम पर, वर्ड इंपॉर्टेंट है, वर्ड क्या है, इंडियन इनकम। एक NOR को इंडियन इनकम पर तो टैक्स देना ही देना है, प्लस फॉरेन की वो इनकम जो इंडिया से कंट्रोल हो रही है उस पर देना है। ऐसी फॉरेन की इनकम जो इंडिया से कंट्रोल नहीं हो रही, उसे NOR अगर वो है तो उसे भारत में टैक्स नहीं देना। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, रेजिडेंट अगर वो ऑर्डिनरी है, OR है, तो उसे पूरे वर्ल्ड में जहां मर्जी इनकम कमा ले उसे इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। अगर वो NOR है तो केवल भारतीय इनकम, केवल इंडियन इनकम पर टैक्स देना है, प्लस फॉरेन की केवल उस इनकम पर जो इंडिया से कंट्रोल हो रही है। ठीक है, तीसरा कौन है हमारा, तीसरा है हमारा नॉन रेजिडेंट, NR। NR इज टैक्स्ड
इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडियन इनकम ओनली, इंडियन इनकम ओनली। एनओआर को केवल और केवल इंडियन इनकम पर टैक्स देना है, ठीक है। अब रिपीट कर रहा हूं, उल्टा रिवर्स चलते हैं। एनओआर केवल इंडियन पर देगा, एनओआर सॉरी एनआर, एनआर केवल इंडियन इनकम पर टैक्स देगा, एनओआर इंडियन पर देगा प्लस फॉरेन की वो कमाई जो इंडिया से कंट्रोल हो रही है, और ओआर इंडियन पर भी देगा और फॉरेन की सारी कमाई पर देगा, ठीक है। अगेन रिपीट, देखो अगर आपकी इनकम है इंडियन इनकम, अगर आपकी इनकम है इंडियन इनकम, तो ओआर भी इंडियन इनकम पे टैक्स देगा, एनओआर भी देगा और एनआर भी देगा। अगर आपकी इनकम है फॉरेन इनकम जो कि कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है, ओआर तो ग्लोबल इनकम पे टैक्स देता है, एनओआर इंडियन इनकम प्लस फॉरेन की वो इनकम जो इंडिया से कंट्रोल हो रही है, एनआर इंडियन इनकम ओनली, ये नहीं देगा यहां पर टैक्स। ऐसी फॉरेन की इनकम जो इंडिया से कंट्रोल हो रही है उस पर एनओआर देगा, क्योंकि एनआर तो केवल इंडियन इनकम पर देता है। लो जी लास्ट, ऐसी फॉरेन इनकम जो कि कंट्रोल आउटसाइड इंडिया है, कंट्रोल आउटसाइड इंडिया है, ओआर को तो देना पड़ेगा, ओआर तो इज टैक्स्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्लोबल इनकम। एनओआर नहीं देगा बिकॉज एनओआर फॉरेन की उस इनकम पर देता है जो इंडिया से कंट्रोल हो रही हो, और एनआर तो बिल्कुल नहीं देगा बिकॉज वो तो क्या है, सिर्फ इंडियन इनकम पर ही टैक्स देता है। समझ गए? कोई प्रॉब्लम किसी को? इतनी बात है, ठीक है। एक वर्ड और बताता हूं, वो वर्ड है रेमिटेंस। क्या वर्ड है? रेमिटेंस। रेमिटेंस का मतलब होता है, दूसरा मतलब होता है इसका ट्रांसफर। इसे क्या कहेंगे? ट्रांसफर। रेमिटेंस मतलब ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब सेकंड रिसिप्ट। एग्जाम्पल, आपने फॉरेन में जॉब की, फॉरेन में आपको सैलरी मिली, जिस वक्त आपको सैलरी मिली वो आपकी इनकम है, वो आपकी इनकम है। उस पर जो रूल लगाना है ओआर एनओआर एनआर का रूल लगा देना। अब फॉरेन के अकाउंट में आपके पास पैसा पड़ा है, इनकम हो चुकी है, अब वो पैसा आप भारत में ट्रांसफर कर रहे हो, अब वो पैसा आप इंडिया में ट्रांसफर कर रहे हो। क्या इस इनकम पर टैक्स लगने की बात आएगी? बात नहीं आएगी, बिकॉज ये इनकम ही नहीं है। इनकम एक ही बार होती है। अब इसको भारत में ट्रांसफर किया, फिर कहीं किसी और कंट्री में ट्रांसफर कर दिया, ये बारी बारी इनकम नहीं बनेगी। इट्स ओनली ए रेमिटेंस। ये सेकंड रिसिप्ट है। पहली बार जब पैसा मिलता है वही इनकम होती है, और सेकंड रिसिप्ट इनकम कभी नहीं होती। अगर इनकम ही नहीं होती तो इनकम टैक्स की बात ही नहीं करनी। तो अगर रेमिटेंस है तो कोई टैक्स नहीं देगा, ना ओआर, ना एनओआर, ना एनआर। अगर आप इंडिया में कोई पैसा लेकर आए हो, विदेश में पहले कमा चुके हो, लेकर आए हो, तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, बिकॉज इनकम तो पहले ही अक्रू हो गई थी, पहले ही मिल गई थी। ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंट वर्ड है एक तो इंडियन इनकम। इंडियन इनकम पर सभी को टैक्स देना पड़ता है। फॉरेन इनकम तो एनओआर कुछ केस में देता है, एनआर तो देता ही नहीं, केवल ओआर को टैक्स देना होता है। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम पढ़ते हैं डिटेल में। देखो जी, ट्रीटमेंट ऑफ इनकम इन डिटेल। पहले टाइप ऑफ इनकम, एक कॉलम बना है ओआर का, दूसरा बना है एनओआर का, और तीसरा बना है एनआर का। वर्ड क्या है? पहला इंडियन इनकम। इंडियन इनकम पर ओआर भी टैक्स देगा, एनओआर भी देगा और एनआर भी देगा, तीनों देंगे। बट इंडियन इनकम होती क्या है ये तो क्लियर कर लो। अब यहां पर ध्यान से देखना भाई, इंडियन इनकम कौन सी होती है?
लिखा हुआ है पहला वर्ड इनकम रिसीव्ड इन इंडिया वेदर अक्रूड इन इंडिया और नॉट। मैं यहां पर आपको डिटेल में बताता हूं। हम समझ रहे हैं इंडियन इनकम को, हम समझ रहे हैं उस इनकम को जिस पर सभी को टैक्स देना पड़ता है। ओआर, एनओआर, एनआर डजंट मैटर। इसमें पहली इनकम है इनकम रिसीव्ड इन इंडिया वेदर अक्रूड इन इंडिया और नॉट। ऐसी इनकम जो भारत में रिसीव हुई है, चाहे आपने भारत में कमाई हो या ना कमाई हो। एग्जाम्पल, आपने फॉरेन में कोई जॉब की, वहां की सैलरी थी, आपको मिली नहीं, वहां रिसीव नहीं हुई, आप इंडिया आ गए, आपके इंडिया के अकाउंट में उस फॉरेन एम्प्लॉयर ने वो सैलरी ट्रांसफर कर दी। वो क्या है? आपकी इंडियन इनकम मानी जाएगी। अब दिखने में आपको क्या लगेगा कि जी कमाया तो फॉरेन में था, नहीं। मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं कि इंडियन इनकम होती कौन सी है। एनी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया वेदर अक्रूड और नॉट। आपने विदेश में काम किया, ठीक है, भारत आ गए, सैलरी तो एग्जाम्पल है, कोई और इनकम भी हो सकती है। भारत आ गए, पैसा सीधा यहां मिला आपको, रिसीव इंडिया में हुआ ना, इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, वो इंडियन इनकम मानी जाएगी। अब बारी बार दिमाग में क्वेश्चन आए कि सर वहां कमाया था, वहां की गवर्नमेंट भी टैक्स मांगेगी। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होते हैं, उनका यूज कर लीजिएगा प्रैक्टिकली। बट अभी कंसेप्ट तो क्या कहता है, अगर इंडिया में रिसीव हो गई तो वो इंडियन इनकम है, चाहे कमाई हो या ना कमाई हो। अगला है इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इंडिया वेदर अक्रूड इन इंडिया और नॉट। ऐसी इनकम जो इंडिया में रिसीव की हुई मान ली जाए, चाहे अक्रू की हो या ना की हो, पर ऐसी इनकम जो इंडिया में रिसीव की हुई मानी जाएगी। एग्जाम्पल, क्या हुआ कि आपने विदेश में काम किया था, भारत आ गए, वहां पैसे मिले नहीं थे, अभी मिलने बाकी है, इंडिया आ गए, आपने पहला पॉइंट पढ़ लिया, आपने कहा अगर मुझे यहां इनकम रिसीव हो गई तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा। आपने अपनी खोपड़ी चलाई, खोपड़ी ने कहा कि एक काम कर, तू पैसे रिसीव मत कर। तुमने क्या, मिस्टर XYZ को पैसे देने थे, वो आपसे पैसे उधार मांग रहा है, मतलब आपने वहां से पैसे उधार लिए हुए हैं, आपने उसकी पेमेंट करनी है। आपने दिमाग लगाया, आपने कहा एक काम करता हूं, वहां जो पैसे है वो पैसे मैं सीधे ट्रांसफर कर देता हूं XYZ को, मैंने तो रिसीव किया ही नहीं, मैं बच जाऊंगा। अब एज्यूम करो XYZ की खुद की इनकम है नहीं या बहुत कम इनकम है, उसे टैक्स नहीं पे करना पड़ता, आपने कहा कि उसके ट्रांसफर करवा देता हूं, उसके ऊपर वैसे टैक्स नहीं लगेगा बिकॉज वो एग्जम्पशन लिमिट के अंदर है, उसकी इनकम 2.5-3 लाख तक बनती नहीं है, ठीक है। तो उसकी इनकम में अगर जुड़ भी गया तो 2.5-3 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है, मैं तो हाई टैक्स पेयर हूं, मेरी इनकम तो 10 लाख से ऊपर है, तो मेरे अकाउंट में क्यों ट्रांसफर करूं, उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता हूं। उसको पैसे देने थे, उसको पैसे मिल गए, हमारा हिसाब खत्म हो जाएगा। ऐसी कोई स्कीम लगा रहे हो, कोई फायदा नहीं है। ऐसी इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड मानी जाएगी, आपने ही रिसीव किया है यही माना जाएगा। समझ गए? हाँ, अक्रू इंडिया में हुई हो ना हुई हो, फॉरेन में कमाई है, यहां मिली है, इंडियन इनकम है, यहां कमाई है, यहां मिली है, वो तो है ही इंडियन इनकम, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ये तो हो गई 2 तरीके की इंडियन इनकम। और भी एक टाइप और है इंडियन इनकम का, वो है इनकम अक्रूड इन इंडिया वेदर रिसीव्ड और नॉट। मतलब इधर वाला कान भी पकड़ना है, इधर वाला कान भी पकड़ना है। अब कह रहा है अगर आपने भारत में इनकम अक्रू करी है, चाहे यहां पैसे मिले या ना मिले, एक फॉरेन क्रिकेट प्लेयर भारत में खेलने आया,
उसने इंडिया में मैच खेला, यहां से उसकी मैच फीस बनी सपोज कीजिए 50 लाख रुपए, तो वो 50 लाख रुपए यहां उसको मिले नहीं थे, वो फौरन चला गया, हमने बाद में यहां से उसे पैसे ट्रांसफर कर दिए, तो केस क्या बना? उसने कमाया कहां? इंडिया में। रिसीव कहां हुआ? फॉरेन में। कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया में अगर कमाया है तो वो इंडियन इनकम है और उसे इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, बिकॉज हमने पढ़ लिया इंडियन इनकम पर तो सबको टैक्स देना पड़ता है, चाहे वो एनआर हो, चाहे वो एनओआर हो, चाहे वो ओआर हो। यही पढ़ा था, ठीक है। तो इनकम अक्रूड इन इंडिया वेदर रिसीव्ड और नोट, वो इंडिया में रिसीव की हुई मानी जाएगी, इंडियन इनकम मानी जाएगी। समझ गए? कोई प्रॉब्लम? दूसरा क्या है? अगला क्या है? फोर्थ, इनकम डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया whether received in India or not। समझ गए? ऐसी इनकम जो इंडिया में अक्रू की हुई मानी जाए। एग्जाम्पल देता हूं, अब मान लो ये हमारे मिस्टर सुनील है, ये जो सुनील है ये पड़ा हुआ है इश्क मुश्क के चक्कर में, ठीक है। इसको किसी लड़की से हो गया है प्यार और वो लड़की इसका कहना मान नहीं रही है, इसके प्यार को, इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर नहीं रही है। इसने अपने सारे तरीके, सारी टेक्निकें, जिस तरीके से लाइन मारनी इसको आती थी इसने मार ली, कोई फायदा नहीं हो रहा। अब क्या है, अमेरिका में एक लव गुरु है, बड़े मशहूर है भाई, उसकी एडवाइस ऐसा होता है कि उसकी एडवाइस से तो सेटिंग हुई ही हुई, ठीक है भाई। प्रेमी जोड़े उसको बहुत मानते हैं। तो लव गुरु फ्री में तो काम करते नहीं है, वो देते हैं चार्ज। तो सुनील ने फोन किया लव गुरु को, उनके असिस्टेंट ने उठाया, उसने बोला कि मेरा कोई ऐसा पर्सनल इशू है, मुझे डिस्कशन करनी है लव गुरु से, उनकी मुझे कंसल्टेंसी चाहिए। असिस्टेंट ने कहा कि लव गुरु की तो कंसल्टेंसी फीस लगेगी, कितनी है? रुपीज़ में जब कन्वर्ट किया तो मान लो वो 1 लाख रुपए बनी। सुनील ने कहा कोई बात नहीं, पैसे की परवाह नहीं है, मोहब्बत सबसे ऊपर है, इश्क सबसे ऊपर है, तो मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा, मुझे उनकी कंसल्टेंसी चाहिए। तो लव गुरु से बात हुई, लव गुरु ने सलाह दी, सुनील की बात बन गई, सुनील ने 1 लाख रुपए उसे पे कर दिए। अब ये सारी बात फोन पर हुई, लव गुरु भारत नहीं आए, लव गुरु ने वहां बैठे बैठे अपना काम कर दिया है, अपने मंत्र मंत्र जो भी दे दिए जो देना था। तो अब यहां पर जो लव गुरु की इनकम है 1 लाख रुपए, वो डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया मानी जाएगी, वो भारत से ही कमाई है। हालांकि फिजिकली वो भारत में आए हुए हमें नहीं दिखे, बट वो भी डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया मानी जाएगी और वो इंडियन इनकम है और लव गुरु को उस इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा। समझ गए? वो देंगे कैसे? नहीं दिया मान लो तो क्या करेंगे, हम कैसे पकड़ के लाएंगे उनको, वो बातें हम बाद में करेंगे। सब चीजों का इलाज है इनकम टैक्स एक्ट में, ठीक है। एडवांस में चलो बता देता हूं, दरअसल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेमेंट करने वाले के ऊपर डाली हुई है कि भाई आप टैक्स काट कर ही पेमेंट करोगे, वो टैक्स हमें जमा कराओगे। वो एक अलग बात है कि लव गुरु तो लव गुरु है, उनका दिमाग सबसे तेज है, वो पहले कहते हैं कि देख भाई मेरे को तो पूरे 1 लाख रुपए दियो, टैक्स जो लगना है वो खुद ही पे कर दियो। तो वो फिर वो अपनी कोस्ट आप 1,10,000 1,20,000 मान के चल लो, कुछ गवर्नमेंट को टैक्स दे दो, बाकी लव गुरु ले गए, बट सरकार ने तो टैक्स ले लिया उसके ऊपर। समझ गए? तो ये इनकम डीम्ड टू बी अक्रूड है, एग्जाम्पल है। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकली देखा जाए तो सॉफ्टवेयर जो कंपनीज हैं, आपने कोई विदेशी सॉफ्टवेयर लिया है, ठीक है, तो वो वहीं से बैठे आपको सर्विस दे रहे हैं फॉरेन बैठ के, ठीक है, आप उसको पेमेंट करते हो, डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया है, इंडिया से ही अक्रूड मानी जाएगी। पैसे चाहे वो इंडिया में रिसीव करें, चाहे हम उन्हें फॉरेन में पेमेंट करें, डजंट मैटर। ओके, तो ये 4 तरह की इनकम है। मतलब हमने दोनों चीज पकड़ ली, इंडिया में रिसीव हुआ वो भी हमारी इनकम, भारत में कमाया ना हो चाहे विदेश में रिसीव हुआ वो भी हमारी इनकम। चाहे इंडिया में कमाओ या रिसीव करो, चाहे इंडिया में कमाओ, रिसीव बाहर करो कोई टेंशन नहीं है, रिसीव इंडिया में करो, कमाओ बाहर तो भी कोई टेंशन नहीं है, दोनों इंडियन इनकम है। तो इंडियन इनकम कौन सी है?
इनकम अक्रूड इन इंडिया वेदर रिसीव्ड और नॉट इन इंडिया। दूसरा, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया वेदर अक्रूड और नॉट इन इंडिया। या भारत में कमा लिया तो भी इंडियन इनकम, भारत में रिसीव कर लिया तो भी इंडियन इनकम। रिसीव का मतलब ध्यान रखना, फर्स्ट टाइम रिसीव्ड ही इनकम होती है, सेकंड टाइम रिसीव्ड इनकम नहीं होती, वो रेमिटेंस होता है, बता चुका हूं मैं आपको। क्लियर है इनकम का मीनिंग? इंडियन इनकम का मीनिंग क्लियर है? या रिसीव या अक्रूड, कुछ भी हो। डीम्ड टू बी वर्थ तो मान समझ ही गए, डीम्ड टू बी रिसीव का मतलब भी समझ गए और डीम्ड टू बी अक्रूड का मतलब भी समझ गए। तो इंडियन इनकम कौन सी है? रिसीव करो या फिर कमाओ, भारत में दोनों इंडियन इनकम है। और इंडियन इनकम पर सभी को टैक्स देना पड़ता है। ओआर को तो ग्लोबल इनकम पर देना है, तो इंडियन पर तो देना ही है। एनओआर को इंडियन इनकम पर देना है प्लस फॉरेन की वो इनकम जो इंडिया से कंट्रोल हो रही है। और एनआर को सिर्फ इंडियन इनकम, तो इंडियन इनकम पर तो सबको देना है ना। और इंडियन इनकम में 4 तरह की इनकम हमने डिस्कस कर ली, चाहे इंडिया में कमाओ चाहे इंडिया में रिसीव करो। देखो भाई, आप नोट्स में देख सकते हो, इंडियन इनकम पहला क्या है? इनकम रिसीव्ड इन इंडिया वेदर अक्रूड इन इंडिया और नॉट। दूसरा क्या है? इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया वेदर अक्रूड इन इंडिया और नॉट। तीसरा क्या है? इनकम अक्रूड इन इंडिया वेदर रिसीव्ड इन इंडिया और नॉट। चौथा क्या है? इनकम डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया वेदर रिसीव्ड इन इंडिया और नॉट। पॉइंट आगे चारों, और सामने यस 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 लिखा है, बिकॉज इस इनकम पर तो सभी को टैक्स देना पड़ेगा, किसी को राहत नहीं है। ठीक है, एक बात बताओ, इंडिया में रिसीव करा वो भी इंडियन इनकम, इंडिया में अक्रू करी वो भी इंडियन इनकम, तो ये फॉरेन इनकम कौन सी बच गई? फॉरेन इनकम कौन सी है भाई? जो इनकम बाहर ही कमाई, बाहर ही रिसीव कर ली, वो है फॉरेन इनकम। ठीक है ना, यही बचता, और तो कोई बचता ही नहीं। अगर कमाया या रिसीव में से एक भी इंडिया में हो गया तो वो इंडियन इनकम बन जाती है। तो दोनों ही अगर बाहर हुई है तो वो फॉरेन इनकम है, मतलब विच इज अक्रूड आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, वो कौन सी है? फॉरेन इनकम है। ओआर को तो फॉरेन इनकम पर भी टैक्स देना है, एनओआर को फॉरेन की केवल उस इनकम पर टैक्स देना है जो इंडिया से कंट्रोल हो रही हो। और एनआर तो टैक्स देगा नहीं फॉरेन की इनकम पर, बिकॉज एनआर इज टैक्स्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडियन इनकम ओनली, वो केवल इंडियन इनकम पर देता है। तो लो जी, एनी इनकम अक्रूइंग एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। बिजनेस की बात करें, बिकॉज बिजनेस प्रोफेशन ही कंट्रोल होते हैं इंडिया से। तो देखो, बिजनेस प्रोफेशन अगर इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो ओआर तो देगा ही देगा टैक्स, बिकॉज वो तो ग्लोबल इनकम पर देता है। एनओआर भी देगा, बिकॉज एनओआर इंडियन इनकम पर देता है, प्लस फॉरेन की उस इनकम पर टैक्स देता है जो इंडिया से कंट्रोल हो रही हो। तो बिजनेस अगर इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, प्रोफेशन अगर इंडिया में सेटअप है तो कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, तो एनओआर को टैक्स देना पड़ेगा। एनआर नहीं देगा, बिकॉज एनआर सिर्फ इंडियन इनकम पर देता है, फॉरेन पर नहीं देता। ठीक है जी। अगर कोई ऐसा बिजनेस जो कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया है, जो विदेश से ही कंट्रोल हो रहा है, वो तो प्योर फॉरेन इनकम है, केवल ओआर टैक्स देगा, एनओआर तो नहीं देगा। एनओआर तो फॉरेन की केवल उस इनकम पर देता है जो इंडिया से कंट्रोल हो रही हो, जो विदेश से कंट्रोल हो रही है क्यों देगा? तो एनओआर में भी नो लगा हुआ है, और एनआर तो देगा ही नहीं, बिकॉज वो तो केवल इंडियन इनकम पर देता है। इसके अलावा जो इनकम कंट्रोल हो नहीं सकती, जिसे विदेश में प्रॉपर्टी उसका किराया मिलता है, विदेश में पैसा किसी को उधार दे रखा उसका ब्याज मिलता है, विदेश में कोई एग्रीकल्चर लैंड है आपकी, तो ये इनकम तो क्या होती है? कंट्रोल तो हो नहीं सकती, ये तो विदेश में ही होती है, विदेश में आपको रिसीव हो रही है, तो ये प्योर फॉरेन इनकम है। प्योर फॉरेन इनकम पर तो केवल ओआर टैक्स देगा, एनओआर भी नहीं देगा, एनआर भी नहीं देगा, बिकॉज कंट्रोल तो इंडिया से हो नहीं रही, तो एनओआर क्यों देगा? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? तो ये हमने पार्टीशन देखा। हाँ, ऐसी कोई इनकम जो पुराने समय में आपने कमाई है और उस वक्त टैक्स नहीं लगा होगा, बिकॉज लगना नहीं होगा। मान लो आप विदेश में रहते हो, वहीं के रेजिडेंट हो, वहीं कमा रहे हो, वहीं रिसीव कर रहे हो, आप हमेशा से विदेश में रह रहे हो, तो एनआर थे, आप विदेश में कमाते थे, विदेश में रिसीव करते थे। एनआर को तो टैक्स देना ही नहीं होता विदेशी इनकम पर, फॉरेन इनकम पर तो एनआर टैक्स देता ही नहीं,
बिकॉज केवल इंडियन इनकम पर देता है। आप पिछले 20 सालों से फॉरेन में रह रहे हो, 10 सालों से फॉरेन में रह रहे हो, वहीं कमाते हो, वहीं पैसा इकट्ठा कर रहे हो, कमाई कर रहे हो, अपना खूब धन इकट्ठा कर लिया आपने। अब आपको वतन की याद आई कि अब मैं तो वापिस अपने वतन अब लौट चले। आप वापिस अपने वतन आ रहे हो, वहां जितनी आपके पैसा था, धन संपदा सारी इकट्ठी कर ली। वो धन संपदा है जिस पर भारत में टैक्स नहीं दिया आपने, और दे भी क्यों? बिकॉज आप एनआर थे, फॉरेन इनकम अक्रूड आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, आपको टैक्स देना ही नहीं था। अब वो इकट्ठा करके धन आप भारत में ले आए। क्या भारतीय गवर्नमेंट आपसे टैक्स मांग सकती है? बिल्कुल नहीं मांग सकती, बिकॉज ये इनकम आप पहले ही रिसीव कर चुके हो, अब तो ट्रांसफर कर रहे हो। इट्स ओनली अ रेमिटेंस, एंड रेमिटेंस कैन नेवर बी टैक्स्ड, उस पर टैक्स नहीं लग सकता। इसलिए विदेश में कमाया हुआ पैसा जिसमें कभी आपने पहले टैक्स नहीं दिया, अब अगर भारत में ले भी आओगे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। एनी पास्ट अनटैक्स्ड इनकम ब्रोट इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, नो नो नो, कोई टैक्स नहीं देगा। ओके है? कोई प्रॉब्लम? तो ये हमारा टैक्सेबिलिटी का हमारा क्या है? कंसेप्ट था। समझ गए? ये हमारा टैक्सेबिलिटी कंसेप्ट था। इतना ही चैप्टर था, कंसेप्चुअली इतना ही चैप्टर है। कंसेप्ट यहां खत्म हो जाते हैं। हमने 2 हिस्सों में इस चैप्टर को देखा है। पहला हिस्सा क्या था कि भाई पहले ये पता करो कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, रेजिडेंशियल स्टेटस निकलता कैसे है। फिर जब स्टेटस पता कर लिया, फिर ये पता करो उस स्टेटस के हिसाब से टैक्स कैसे लगेगा। ठीक है? अब हमें पता है कि जो नॉन रेजिडेंट है उसको केवल इंडियन इनकम पर टैक्स देना है। अगर कोई ऑर्डिनरी रेजिडेंट है उसे पूरे भारत की इनकम पर टैक्स पे करना है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया है। कंसेप्ट्स हमारे इस चैप्टर के यहां खत्म होते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा, बाय बाय।